आज के भारत में बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऑटिज्म की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एडीएचडी की। एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आंकड़ों की बात करें, शहरों की बात करें तो हर 10 में से एक बच्चा एडीएचडी का शिकार है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। ऐसे पेरेंट्स को लगता है कि अब कुछ किया ही नहीं जा सकता, जबकि बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे ऑटिज्म के बच्चे, एडीएचडी के बच्चे ठीक हो जाते हैं। और ये देखते हुए, पेरेंट्स की चिंताओं को देखते हुए और जिस तरह का भ्रम फैलाया गया वो देखते हुए मैंने शुरू किया है एक खास मुहिम ऑटिज्म के बच्चों के लिए, एडीएचडी बच्चों के लिए। ये फ्री सर्विस टू द नेशन है। इस मुहिम में आप जोड़िए ऑटिज्म के पेशेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स को जोड़िए। इस मुहिम में जोड़ने के लिए स्टेप 1 bishrup.com/autism में जाएंगे, वहाँ एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भरना है। दैट इज एन एनरोलमेंट फॉर्म। वो फॉर्म हमारे कोर टीम के पास, डॉक्टर्स की टीम के पास आ जाएगा और उसके बाद हम उस पेशेंट से कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज उस फॉर्म में आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब दिया होगा। ये वर्चुअली हम पेशेंट की देखरेख करेंगे, वर्चुअली हम पेरेंट्स को गाइड करेंगे और हमने देखा है कि बच्चे ठीक होते हैं, ऑटिज्म हो या एडीएचडी हो। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ये गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो ये 4 स्टेप में है। स्टेप 1 वेरी वेरी सिंपल कि आपको bishrup.com/autism में जाके फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद वेट करना है। उसके बाद आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारी तरफ से एक फॉर्म आएगा। ये फॉर्म चाहे तो आप bishrup.com/autism में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक गूगल फॉर्म आएगा, उसमें दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल डायग्नोस्टिक चार्ट। एक चार्ट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस चार्ट को आपको अपने सूझबूझ से भरना है, एज ए पेरेंट भरना है। और इस चार्ट में अगर आप पढ़ते हैं, सबसे पहला नंबर पे है लिमिटेड आई कांटेक्ट। ये वो सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स के होते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड आई कांटेक्ट में आप क्या समझते हैं, 0 से 10 के स्केल में बच्चे का अगर आई कांटेक्ट बिल्कुल 0 है, बहुत ही कम, तो उसको 10 दे सकते हैं। और अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं आई कांटेक्ट की तो यानी कि 0 दे सकते हैं। 0 मतलब बहुत अच्छा और 10 मतलब बहुत खराब। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ट्रबल विद बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन। मतलब ये बच्चा जब बातचीत करता है तो उसी उम्र के बाकी बच्चों की तरह आसानी से बातचीत कर पाता है या उसमें कन्वर्सेशन में डिफिकल्टी है। इसको भी 0 से 10 तक आपको रेटिंग देनी। 10 मतलब बहुत बुरा, 0 मतलब बहुत ही ठीक। तीसरा नंबर आ जाएगा डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, टोन ऑफ द वॉइस है, जिस टोन में कोई इंसान बात कर रहा है क्या उसे वो समझ पाता है, ये गुस्से में है या नाराज है या खुश है। ये तीसरा पॉइंट है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है रिपीटेड मूवमेंट, जैसे हाथों का बहुत ज़्यादा हिलाना या रॉक करना। तो ये एक अनयूजुअल बिहेवियर। जब भी आप कंपेयर करें तो उसी उम्र के बाकी बच्चों से कंपेयर करेंगे, तभी आप डायग्नोस्टिक ठीक से कर पाएंगे। याद रखिए, इसके अलावा कोई और डायग्नोसिस होता भी नहीं है और यही एक डायग्नोसिस है। सो 0 से 10 के स्केल में आप देखेंगे कि इस फैक्टर में कितनी बुरी हालत है या कितनी अच्छी हालत है। बहुत अच्छी हालत मतलब 0 और अगर बहुत बुरी हालत मतलब 10। अब अगला 5वां आता है डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ भी आपको सहारा लेना पड़ेगा, उसी उम्र के बाकी बच्चों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में स्पीच की एबिलिटी, लैंग्वेज की एबिलिटी इस बच्चे की कितनी है। 0 के 10 के स्केल में 0 मतलब बहुत अच्छी और 10 मतलब बहुत बुरी। अब अगला आ जाता है 6 नंबर पे, स्पीकिंग इन मोनोटोन और अनयूजुअल रिदम। अपने उम्र के बच्चों के साथ जब वो बातचीत कर रहा है या यूं ही बातचीत कर रहा है, जब आप कंपेयर करेंगे उसी उम्र के बच्चों के साथ, तो क्या लगता है इस बच्चे की जो बोलचाल की जो रिदम है वो अनयूजुअल है, वो हटके है, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो रिकॉग्नाइजेबल है कि भाई बच्चा थोड़ा मंदबुद्धि सा बोल रहा है। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 0 मतलब बहुत ही अच्छा, 10 मतलब बहुत ही खराब। अब इसके बाद 7वें पॉइंट पे आ जाते हैं। 7वां पॉइंट आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे, डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन इन द टास्क और प्ले। कोई भी खेल या कोई भी काम करते हुए जितना अटेंशन उस उम्र के बच्चे की होती है, बाकी क्या आपके बच्चे की भी अटेंशन स्पैन लगभग उतनी है? अगर लगभग उतनी है तो मार्क्स दीजिए 0, और लगता है कि नहीं उसमें बहुत हालत ख़राब है तो मार्क्स आप 0 से ऊपर यानी कि अप टू द 10 दे सकते हैं। अब 8 पॉइंट पे आते हैं, ऑफन मेक केयरलेस मिस्टेक। मिस्टेक बच्चे करते हैं, बच्चे हैं तो मिस्टेक करेंगे, इनफैक्ट मिस्टेक कोई भी कर सकता है।
लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसी उम्र के बाकी बच्चों के कंपैरिजन में क्या आउटस्टैंडिंगली ऐसा दिखता है कि ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक करता है, जो कि सोशल सेटिंग में बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ऐसा अगर है तो 5, 6, 7 ऐसे मार्क्स दे सकते हैं, और अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है तो 0 या 1 मार्क्स दे सकते हैं। फिर 9वां पॉइंट आएगा फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज़। रोज रोज के वो सिंपल काम जो आप उम्मीद करते हैं उस उम्र के बच्चे नॉर्मली करते होंगे, रेयरली कभी भूल जाते होंगे। याद रखिए, बहुत छोटे छोटे काम जैसे ब्रश करना या जैसे होमवर्क पूरा करना, ये सारे ही बच्चे, चाहे कोई कितना भी नॉर्मल या इंटेलिजेंट बच्चा हो, वो भूल सकते हैं। ये वेरी नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन वो अगर अनयूजुअल तरीके से भूलता है और कई सारी चीज़ें भूलता है जो कि बाकी बच्चे नहीं करते या एक्सेप्टेबल जोन में नहीं है, तो ही आप 5, 6 ऐसे मार्क्स दीजिए। हद से हद मार्क्स 10 तक दे सकते हैं, मतलब बहुत ही वर्स कंडीशन है। फिर 10वां पॉइंट है पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। बच्चे का टाइम मैनेजमेंट कैसा है इन कंपैरिजन टू उसी उम्र के बाकी बच्चों को। बड़ी सूझबूझ के साथ आपको इस पॉइंट को रखना होगा, पॉइंट देना होगा। फिर 11वां पॉइंट आता है जो कि ज़्यादातर ADHD के बच्चे में आता है, ना कि ऑटिज्म के। फिजिटिंग और रॉकिंग ऑन द सीट्स या पैर हिलाना, बॉडी का कोई पार्ट हिलाना, बैठे बैठे हिलते डुलते रहना, इस तरह का जो बिहेवियर है ये कुछ ज़्यादा ही अनयूजुअल दिखना है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द क्राउड। मान लो कई सारे बच्चे बैठे हैं तो वो अलग से दिख रहा है, जो कि इरिटेटिंग भी लग रहा है, तो ये एक अनयूजुअल बिहेवियर हो सकता है हाइपर एक्टिविटी का। तो अगर ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, अनएक्सेप्टेबल लिमिट में है, तो वो 10 हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत है तो 0, 1 हो सकता है। फिर 12वें पॉइंट में रन्स और क्लाइम्स इन इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे आप उम्मीद नहीं करेंगे कि एक बच्चे से उसी उम्र के कि जो अचानक भागना शुरू कर देगा, अचानक चढ़ना शुरू कर देगा जब अनएक्सपेक्टेड है, बिना किसी क्यू के, तो लेकिन वो बच्चा कर रहा है और रिपीटेडली कर रहा है, तो इसको यानी कि 5, 6, 7 मार्क्स दे सकते हैं। वो रिपीटेड कितनी बार कर रहा है उसके हिसाब से सूझबूझ से ये अब देखना पड़ेगा, आपकी जजमेंट की बात है। फिर 13वां पॉइंट है, ज़्यादातर ये ADHD के बच्चों में होता है, कुछ ज़्यादा ही बातचीत करना। जितना बोलना होता है अनयूजुअल तरीके से, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है वो बोलते रहता है, जो कि ज़्यादा सेंसिबल भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ बच्चों की आदत बोलने की ज़्यादा होती है, दैट डज नॉट मीन कि वो बच्चा ADHD का शिकार है। लेकिन जब वो अनयूजुअल लगता है, सोशल सेटिंग में अनएक्सेप्टेबल लगता है, बार बार ठीक कराने के बाद भी ठीक नहीं होता है, जिससे आसपास के लोगों को इरिटेशन होने लगती है, जिससे आपको खुद इरिटेशन होने लगती है, जिससे ऐसा हो सकता है कि वो सोसाइटी में अकेले ही रह जाए, लोग उससे मिलना ना चाहें, तो ऐसा अगर आपको दिखता है तो ही आप उसको 5, 6, 7 मार्क्स दीजिए। अदरवाइज ये नॉर्मल बिहेवियर भी कई बच्चों का ऐसा हो सकता है, ये भी आपकी जजमेंट की बात है। फिर अगला 14 पॉइंट, डिफिकल्टी स्टेइंग सीटेड और क्वाइट व्हेन एक्सपेक्टेड। मान लो जब वो मूवी में जाता है, थिएटर में जाता है, किसी सोशल सेटिंग में जाते हैं, किसी एक कार्यक्रम में जाते हैं जहाँ एक्सपेक्टेड है कि वो एक जगह बैठा रहेगा बाकी बच्चों की तरह, तब अगर वो एक जगह बैठ ही नहीं पाता है, बार बार खड़े होता है, बैठता है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को अनयूजुअल डिस्टर्बेंस होती है। याद रखिए, मान लो हवाई जहाज में जा रहे हैं तो छोटा बच्चा है तो उसके एक्शंस थोड़े अलग होंगे इन कंपैरिजन टू द एडल्ट। उसका बिहेवियर वैसा नहीं भी हो सकता जैसे बाकी एडल्ट की तरह। दैट डज नॉट मीन कि वो मेंटल पेशेंट है, लेकिन अगर वो इतना अनयूजुअल होता है जो कि आपको खुद ही इरिटेटिंग लगता है, तो इन कंपैरिजन टू अगर वैसे ही उसी उम्र का कोई और नॉर्मल बच्चा होता तो तभी उससे 5 के ज़्यादा रेटिंग देंगे, नंबर देंगे। और आखिरी 15 पॉइंट, एक्ट विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। अक्सर वो इस तरह की हरकत करता है जिसमें वो सोचता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि ऐसा नॉर्मल बच्चों के साथ भी होता है, जैसे गर्म स्टोव, पता है गर्म, फिर भी उसमें हाथ लगा देना, इस तरह के बिहेवियर होते हैं, बट वो सेल्डम, कभी कभी होते हैं। लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अनएक्सेप्टेबल लिमिट में है, जो वो बिहेवियर ज़्यादा नोटिसेबल है, तो ही आप उसको 5 से अधिक नंबर देंगे। तो ये असेसमेंट चार्ट आपको हमारे इस ट्रीटमेंट प्लान से पहले बनाना है, बहुत सूझबूझ से। जब ये आप नंबर भरें, रेटिंग करें, तो ऑब्जर्वेशन सिंगल पेरेंट का ना होके दोनों पेरेंट्स का होगा। दोनों ने अलग अलग ढंग से ऑब्जर्व किया और एक कॉमन मार्क्स आप देंगे,
तो ज़्यादा अच्छा जजमेंट होगा। तो ये फॉर्म भरना है और साथ में एक छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का बनाना है, सो दैट वो वीडियो का रेफरेंस या क्यू हमारे डॉक्टर्स या मुझे भी मिले। तो स्टेप 2 हो गया ये फॉर्म, गूगल फॉर्म भरना और साथ में नाम और बच्चे का की उम्र और जिस दिन भरा था वो डेट लिखना। ये मंथली एक बार भरा जाएगा। 1 महीने के प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद दोबारा ये फॉर्म भर के ये देखेंगे कि इनमें कौन कौन से बिहेवियर में कोई चेंज आया, पॉजिटिव चेंज क्या क्या आया कि नहीं आया। ये जजमेंट तभी कर सकते हैं जब पहले से फॉर्म भरा होगा और उसी समय का एक वीडियो हो सके तो उसको भी आप शूट करेंगे और वो वीडियो भी हमें सबमिट करेंगे। एंड दिस मीन्स यू हैव डन द स्टेप 2। आपका स्टेप 2 पूरा हो चुका है। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट, दैट इज प्रोटोकॉल, राइट। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि इसी के करने से बच्चे में सुधार आने की उम्मीद है। इसमें 5 डूज और 5 डोंट्स हैं। 5 चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी और 5 चीज़ें जो आपको ज़रूर करना है। इसमें हम गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन यहाँ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। 5 चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करेंगे, नंबर 1 उनमें से है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना। याद रखिए इसका कोई और डायग्नोसिस होता नहीं है। डायग्नोसिस का बेसिस यही है जो मैंने आपको बताया, और ना ही कोई दवाई होती है ना ही कोई ट्रीटमेंट होती है। इसमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो फॉलो करेंगे तो हमने देखा है कि हमारे बच्चे इस तरह के ठीक होते हैं। तो बिना मतलब के बच्चे को तंग करेंगे आप डॉक्टर पास ले जा के और चक्कर कटवा के, और खुद भी परेशान होंगे, पैसे भी गंवाएंगे, जबकि कोई हल नहीं मिलने वाला किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी तरह के पैथी में। तो पहली बात तो ये कि डॉक्टर के पास नहीं जाना। दूसरी बात जो कि इससे जुड़ी हुई है, एक्चुअली हमने देखा है और जो अभी तक के रिसर्च पेपर्स हैं उससे ये साबित हुआ है कि एक्चुअली डॉक्टर्स के पास जाने से ही कई नॉर्मल बच्चे जो पहले ओरिजिनली नॉर्मल ही पैदा हुए थे, ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन बच्चों को डॉक्टर के बताए हुए दवाइयों के बाद ये सारे सिम्टम्स नोटिस किए गए। जैसे किसी भी तरह का एंटीबायोटिक्स बिल्कुल मत दीजिए, किसी भी तरह का एंटीपायरेटिक्स यानी कि फीवर उतारने की दवा बिल्कुल मत दीजिए, किसी भी तरह का एंटीवायरल बिल्कुल मत दीजिए, इनफैक्ट किसी भी तरह का एलोपैथिक दवाई से बचिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी तरह का और भी कोई वैक्सीन बच्चे को लगना हो तो फर्दर मत लगाइए। याद रखिए कि वैक्सीन एक बहुत बड़ा कारण है ऑटिज्म का, एडीएचडी का। ये बात मैंने आज से करीब 5 साल पहले मेरी किताब कोविड-1981 वायरस एंड द वैक्सीन, उसमें भी जिक्र किया था। लेकिन तब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे जिससे साबित होता था कि बचपन में जो वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों की, उसकी तादाद जैसे जैसे बढ़ाई गई उसी रफ्तार से देश दुनिया में ऑटिज्म की रफ्तार बढ़ी है। लेकिन अभी इस साल अप्रैल महीने में, टू वेरी प्रिसाइज 7 अप्रैल को जो कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च निकल के आया, पूरी तरह से साबित हो गया कि चाइल्डहुड वैक्सीनेशन जो लगाते हैं वही मेजर कारण है छोटे बच्चों में एडीएचडी या ऑटिज्म का। इसकी और डिटेल में जानना चाहते हैं तो विश्वरूप.com/autism में जाके आप देख सकते हैं रिसर्च पेपर, एक छोटा सा वीडियो, उसे भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार हुआ कैसे, आपका बच्चा एडीएचडी का शिकार कैसे हुआ। ऐसा नहीं कि हर बच्चे को ऑटिज्म या एडीएचडी हो जाएगा वैक्सीन लगाने से, लेकिन हर बच्चे को पोटेंशियली कोई ना कोई नुकसान होता है। किसी को डायबिटीज टाइप 1 हो सकता है, किसी को कोई और ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है, किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, किसी की इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। तो देयर आर मेनी वेज द वैक्सीन कैन हार्म। तो मैं तो यही बोलता हूँ, कभी भी किसी बच्चे को, फॉर दैट मैटर किसी भी इंसान को किसी भी तरह का वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं है। उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, कोई फायदा है ही नहीं। खैर, इस टॉपिक को हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 5 डोंट्स हैं उनमें से नंबर 2 डोंट्स है, किसी भी तरह का एलोपैथिक इंटरवेंशन बच्चे को देना नहीं है। अब सवाल आपका ये आएगा कि ऐसे में अगर बच्चे को खांसी जुकाम बुखार हो जाए या कोई भी और तकलीफ हो जाए, पेट दर्द वगैरह हो जाए, तो क्या करेंगे? उसके लिए हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपके साथ है। जब भी कोई सिम्टम आएगा, जो कि छोटे बच्चों को खांसी जुकाम बुखार पेट दर्द सिर दर्द ये सब होता ही रहता है, ये आम है, आपको भी हुआ होगा, जो पेरेंट्स में सुन रहे हैं, बचपन में होता रहता है। लेकिन उसमें क्या इंटरवेंशन करना ताकि बच्चे को रिलीफ मिले, जल्दी से जल्दी रिकवर हो, वो आप हमें रिपोर्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के माध्यम से आप रिपोर्टिंग करेंगे और उस रिपोर्टिंग के माध्यम से हम आपको इमीडिएटली बच्चे को क्या करना है वो बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये तो हुई दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रूप में
आपको एलोपैथिक इंटरवेंशन नहीं देना है, बिकॉज मोस्ट लाइकली वही एक बड़ा रीज़न था बच्चे की इस हालत तक पहुंचने में। तीसरी बड़ी बात जिसको आपको डोंट्स में आता है कि 2 तरह के फूड आपको नहीं देने बच्चे को। एक तो एनी फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, या फिर मीट, अंडा, मछली वगैरह, ये बिल्कुल मत दीजिए। द एनिमल प्रोटीन विच कैन ट्रिगर द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऐसा नहीं कि एनिमल प्रोटीन से या मीट मछली से सारे बच्चों को दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा भी है जिनको ऑलरेडी दिक्कत है, वो दिक्कत बढ़ सकती है। सिमिलरली किसी भी तरह का पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये भी बिल्कुल शून्य कर देना है। और तीसरी बात, अवॉइड द ग्रेन्स, व्हीट या राइस, इसको अवॉइड करें। इसके जगह पे फर्मेंटेड फूड वो आपको सिखाया जाएगा। फर्मेंटेड फूड जो कि मिलेट्स के बनते हैं वो आपको बताया जाएगा, वो आपको लेना है। तो खैर ये तीसरा डोंट हो गया, नो ग्रेन्स, नो एनिमल फूड एंड नो पैक्ड एंड रिफाइंड फूड। अब चौथी बात कर लेते हैं। चौथी बात, अवॉइड द स्क्रीन टाइम। आजकल के बच्चों में जो इस तरह के मेंटल डिसेबिलिटीज़ है, उसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो अनयूजुअली बढ़ गया है। आप अधिकतर देखेंगे, कभी अगर एयरपोर्ट में नज़र घुमाएंगे, छोटा बच्चा दिखेगा तो मोस्ट लाइकली उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन भी होगा, मोबाइल फ़ोन या टैब होगा, और वो उसी में पूरी तरह से मगन है। तो उसका एक बहुत दुष्प्रभाव बच्चों में पड़ रहा है। बच्चे एग्रेसिव होते जा रहे हैं, बच्चों का बिहेवियरल चेंजेस देखते जा रहे हैं, विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स वर्ड्स। तो स्क्रीन टाइम को आपको शून्य करना है। कोई ज़रूरत नहीं स्क्रीन देने की, मोबाइल देने की। थोड़ा मुश्किल है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर बच्चे को ठीक करना है तो एक बार टफ ये काम लेना पड़ेगा। याद रखिए, दिन में बच्चों को जो एक्सपोजर है वो लाइट एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, स्क्रीन टाइम का नहीं, बल्कि सनलाइट का एक्सपोजर, नेचुरल लाइट का एक्सपोजर। और रात में लाइट एक्सपोजर बच्चों का कम होना चाहिए, यानी कि डार्कनेस। ब्राइटनेस कब होती है? जब स्क्रीन टाइम में बच्चा एक्सपोज होता है, और वो भी रात में, जबकि डार्कनेस में रहने से हमारा सर्केडियन रिदम ठीक होता है। तो आप गौर करेंगे कि जो स्क्रीन टाइम खासतौर पे सनसेट के बाद वाला, वो बच्चों को भयंकर तरीके से नुकसान करता है। तो ये चौथी बात है। और पांचवी बात जो आपको नहीं करना है, और डोंट्स में आता है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक्सपोजर मिनिमाइज करना है। माने कि जिस कमरे में बच्चा सो रहा है, सोने से पहले या सोते वक्त उस कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिनिमाइज करना है। कैसे? अगर आपके घर में वाईफाई है, उसे स्विच ऑफ कर दीजिए। कैसे? उस रूम में मोबाइल फ़ोन मत रखिए, और चार्जिंग पे तो बिल्कुल मत लगाइए। रखिए तो स्विच ऑफ कर लीजिए या फ्लाइट मोड में कर लीजिए। और जो तारे हैं, जैसे टीवी के प्लग है, और टीवी ऑफ भी है तो तब भी प्लग है, तो प्लग से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो तैयार ही हो रहा है, तो प्लग आउट कर लीजिए, जो प्लग यूं ही पर लगे हुए हैं, राइट। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक्सपोजर कम से कम करना है। बच्चे के पास अगर मोबाइल रहता है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन बच्चे को पड़ते हैं। आजकल जिस प्रकार ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, बच्चों को फोर्सफुली स्कूल ऑनलाइन के लिए बोलते हैं कि आज स्कूल छुट्टी रहेगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एक्सपोजर को कम करना पड़ेगा, कम से कम जब तक आपका हमारे साथ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है तब तक तो आप उसको शून्य कीजिए, एक बार बच्चे को ठीक हो जाने दीजिए। तो ये 5 हैं डोंट्स। अब बात करते हैं 5 डू, जो आपको करना होगा। 5 तरह की चीज़ें जो करना है। नंबर 1, फूड में 2 तरह के फूड बच्चे को ज़रूर देना है। एक है प्रीबायोटिक फूड, जो होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। ये प्रीबायोटिक फूड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आएंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल किस तरह देना है? काट के दीजिए, बच्चा खा लेगा, या उसकी स्मूदी बनाइए, उसके जूसेस बनाइए। तो ये हो गया प्रीबायोटिक्स, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। ये 70% बच्चे का डाइट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ही होगा। उसमें अलग अलग प्रकार से हम कॉम्बिनेशन दे देंगे। स्मूदी कैसे बना सकते हैं, जूसेस कैसे बना सकते हैं, या फ्रूट्स काट के देना है कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से पेश कर सकते हैं, ये सारे रेसिपीज आपको हम देंगे। 70% बच्चे का डाइट यही होने वाला है। 10% बच्चे का डाइट होगा प्रोबायोटिक मिलेट्स के फर्मेंटेड फूड, राइट, मिलेट्स की फर्मेंटेड दलिया। तो वो भी आपको बनाना सिखाया जाएगा। आपको यहाँ समझना होगा कि जैसा बताया जाता है, गट
इज द सेकेंड ब्रेन। एक तो ये ब्रेन है, एक हमारा गट भी है जिसे सेकेंड ब्रेन बोला जाता है, जिससे हमारा ब्रेन कंट्रोल होता है। और गट को ठीक करने के लिए दो तरह के फूड की जरूरत है, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक वो नहीं जो पैक्ड फॉर्म में दुकान में मिलता है, वो नहीं। प्रोबायोटिक वो जो फ्रेशली आप घर पे बनाएंगे, यानी कि फर्मेंटेड मिलेट्स का दलिया कैसे बनाना है, दैट विल टीच यू। बड़ा आसान है, वो आप भी खाइए, राइट। तो जब आपका सेकेंड ब्रेन यानी कि गट ब्रेन आपका ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये ब्रेन भी ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो आपके बच्चे के टोटल डाइट का सिर्फ 20% ही कुक्ड फूड होगा। कुक्ड यानी कि जो आप सब्जी घर में कुक बना करके बनाते हैं, दाल बनाते हैं कुक करके, कोई और डिश बनाते हैं कुक करके, उसकी टोटल मात्रा 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। तो ये तो हुई बात कि पहली डूज में क्या करना है। दूसरे डू में सनलाइट सनशाइन, जितना हो सके सनलाइट एक्सपोजर, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एनी टाइम ऑफ द डे सनलाइट एक्सपोजर, राइट। जो नेचुरल लाइट होता है वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है बड़ी तेजी से। तो सनलाइट एक्सपोजर बच्चे को डायरेक्टली मिल रहा है कि नहीं, ये आपको इंश्योर करना है। और तीसरी बड़ी बात, ग्राउंडिंग। बच्चे को नंगे पैर आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई पार्क, कोई गार्डन, कोई बगीचा जहाँ पे बच्चा ठीक से पौना घंटा 1 घंटा नंगे पैर खेल पाए, घास में, मिट्टी में, कंक्रीट पे नहीं। तो ग्राउंडिंग जब होगा, अर्थिंग जब होगा, तो अर्थ से लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में आता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में बड़ी तेजी से लाभ मिलता है। दिस इज द थर्ड थिंग विच यू हैव टू डू अबाउट द चाइल्ड। एंड इसके अलावा चौथी बात जो है वो है, डोंट गिव एनी फूड आफ्टर 8 PM, यानी कि रात के 8 बजे से पहले, हो सके तो 7 बजे से पहले ही जो लास्ट मील दैट इज द डिनर फिनिश कर लीजिए। उसके बाद कुछ खाने को मत दीजिए, पानी दे सकते हैं बस। एंड उससे बच्चे का जो सर्केडियन रिदम है वो रीसेट होगा। बहुत लेट नाइट अगर बच्चे को खाना खाने देते हैं, 10 बजे 11 बजे कुछ भी खाता है, तो वो बॉडी के सर्केडियन रिदम को बिगाड़ देता है। और चौथी बात, और पांचवी बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एनकरेजमेंट। याद रखिए, ये जो भी बच्चे की परिस्थिति है, इसमें बच्चा जिम्मेवार नहीं है, वो आप पे निर्भर है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की है, एक तरह से आपकी है। हमने बच्चे को जो दिया, बच्चे के अंदर हमने जो वैक्सीन ठूसा, हमारे जमाने में भी वैक्सीन लगते थे, थोड़े से लगते थे। आजकल जो इम्प्रोवाइज वैक्सीन आ गए हैं उससे दुष्प्रभाव कई गुना बढ़ गए हैं और वैक्सीन की क्वांटिटी भी बढ़ गई है, राइट। तो ये अब सहना आप ही को पड़ेगा, बिकॉज आप ही की इस अनजाने में एक्शन की वजह से बच्चे की आज ये परिस्थिति बन गई है। तो एनकरेजमेंट की ज़रूरत है बच्चे को, बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लव की ज़रूरत है, तभी उसमें इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप आप देख पाएंगे। तो मैंने आपको बताया 5 डूज और मैंने आपको बताया 5 डोंट्स। इसी पे चलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। डॉक्टर नमिता जो कि इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगी या कर रही हैं, तो वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे और आपको फॉलो करना है इस चीज़। और इसके बाद जो आखिरी बात है, 1 महीने बाद दोबारा से असेसमेंट होगा। असेसमेंट कैसे होगा? जो फॉर्म आपने शुरू में भरा था, बिहेवियरल असेसमेंट का जो चार्ट भरा था, तो वो पॉइंट बाय पॉइंट दोबारा नंबरिंग करेंगे कि भाई 1 महीना हो गया, अब हाँ आई कांटेक्ट में कितना इंप्रूवमेंट है, स्पीच में कितना इंप्रूवमेंट है, बिहेवियर में कितना इंप्रूवमेंट है। इस तरह से अलग अलग जो 15 पॉइंटर थे एक बार फिर से भरेंगे, एक बार फिर से वीडियो बनाएंगे और 1 महीने पहले का और 1 महीने बाद का कंपेयर करेंगे। और इस तरह से आपको ये समझ आएगा कि बच्चे की ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो रही है, अगर हो रही है तो किस रफ्तार से हो रही है। हमने तो देखा इंप्रूवमेंट होता है, आई एम श्योर कि आपके बच्चे में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो 1 से 3 महीना लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि बच्चे में इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा और इसको स्ट्रिक्टली कीजिए, हमारे सुपरविजन में रह के कीजिए। और ये पूरी तरह से फ्री सर्विस है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके आसपास अगर कोई ऑटिज्म का बच्चा है तो उनके पेरेंट्स को हमारा ये लिंक bishrup.com/autism ये लिंक ज़रूर दीजिए। अब जो भी बातें मैंने ब्रीफली बताई, आप में से वो व्यूअर्स जो इनके साइंटिफिक एविडेंस की बहुत ही
कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे 3 महीने का एक ऑनलाइन कोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हफ्ते में एक क्लास होती है 2 घंटे की, एवरी संडे 9 to 11। और इसमें ये फूड का रोल, सर्केडियन क्लॉक या जीरो वोल्ट थेरेपी जिसे ग्राउंडिंग हम बोलते हैं, या सनलाइट, इसके पीछे का साइंस, ये सारा बड़े डिटेल में समझाते हैं। और कैसे हम अलग अलग तरह के रेसिपी बनाते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों में, न केवल ऑटिज्म में, हर तरह की बीमारियों में, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज हो या लाइफस्टाइल डिजीज हो, उसमें किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाके बीमारी से पीछा छुड़ा सकते हैं। या फिर मैं बोलता हूँ फ्रीडम फ्रॉम 3Ds, डिजीजेस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस मुहिम से कुछ बच्चों को या काफी बच्चों को लाभ होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।